तो जो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में आज जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 जैविक विविधता अधिनियम 2002 द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was born out of India's attempt to release the objective enshrined in the United Nations Convention of Biological Diversity CBD 1992, which was recognizes the sovereign rights of state to use their own biological resources। अर्थात जैव विविधता अधिनियम 2002 का जन्म जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के में निहित उद्देश्यों को साकार करने के भारत के प्रयासों से हुआ था, जो राज्यों के अपने स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने में संप्रभु अधिकारियों को मान्यता देता है। अब बात आती है बायोडाइवर्सिटी की कि जैव विविधता क्या है। द बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट एंड इंक्लूड डाइवर्सिटी within species or between species and of ecosystems। जैव विविधता का अर्थ है सभी स्रोतों और परिस्थितियों या पारिस्थितिक परिसरों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता जिसका वे हिस्सा है और इसमें प्रजाति के भीतर या प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच विविधता शामिल है। अब बात आती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैविक संसाधन। द biological resources means plants, animal and microorganism or parts thereof their genetic material and by products excluding value added products with actual or potential use or value, but does not include human genetic materials। जैविक संसाधन में जैविक संसाधनों का अर्थ है पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों या उसके भागों, उनकी आनुवांशिक सामग्री और उप उत्पादों, इसमें मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य के साथ, लेकिन इसमें मानव आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल आर नॉट इंक्लूड। ये होता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब बात आती है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैविक विविधता अधिनियम 2002। The act was
enacted in 2002. अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। Its aims at the conservation of biological resources, managing it sustainable use and enabling fair and equitable sharing benefits arising out of the use and knowledge of biological resources with the local communities. जैव विविधता अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके सतत उपयोग का प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न होने वाले उचित और समान साझाकरण लाभों को सक्षम करना था। Let us discuss about silent features of the act. इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं क्या है? Then the silent feature of the act is the act prohibits the following activities without prior approval from the National Biodiversity Authority. Any person or organization either based in India or not, obtaining any biological resource occurring in India for its research or commercial utilization. Next is the transfer of the result of any research relating to any biological resources occurring in or obtained from India. Next, the claim of any intellectual property rights on any invention based on the research made on the biological resources obtained from India. The Act envisages a three-tier structure to regulate the access to biological resources. अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में अधिनियम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्वानुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति या संगठन या तो भारत में स्थित है या नहीं है, अपने अनुसंधान या व्यवसायिक उपयोग के लिए भारत में होने वाली किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त कर सकता है। भारत में होने वाले या वहां से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन से संबंधित किसी शोध के परिणामों का हस्तांतरण कर सकता है। भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर किए गए शोध के आधार पर किसी आविष्कार पर किसी बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा कर सकता है। इस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। द एक्ट envisages a three-tier structure to regulate the access to biological resources. Number 1, the National Biodiversity Authority (NBA). Number 2, the State Biodiversity Board.
SBBS. Number 3, the Biodiversity Management Committee, BMCS. ये लोकल लेवल पे होती है, एट ए लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें नंबर 1 पे था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसको NBA बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा राज्य जैव विधिक बोर्ड, SBB, एंड थर्ड जैव विविधता प्रबंधन समिति या BMC, जो लोकल स्टेज पर होता है, उसको स्थानीय स्तर पर। The Act provides these authorities with special fund and separate budget in order to carry out any research project dealing with the biological natural resources of the country. देश के जैविक प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित किसी भी शोध परियोजना को अंजाम देने के लिए अधिनियम इस प्राधिकरणों को विशेष धन और एक अलग बजट प्रदान करता है। It shall supervise any use of biological resources and the sustainable use of them and shall take control over the financial investments and their return and dispose of those capitals or credit. जैविक संसाधनों के किसी भी उपयोग और उसके सतत उपयोग की निगरानी करेगा और वित्तीय निवेशों और उनकी वापसी पर नियंत्रण रखेगा और उन पूंजी को सही के रूप में निपटाएगा। ये इस एक्ट का जो एक्ट प्रोवाइड देता है अथॉरिटीज को, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे बोलता है कि अंडर दिस एक्ट इस अधिनियम के तहत द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द NBA, केंद्र सरकार NBA से क्या करेगी? परामर्श लेगी। फिर बोलता है shall notify that an species and prohibit or regular their collection, rehabilitation and conservation या conservation। संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचित करेगा और उनके संग्रह, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिबंधित या विनियमित भी करेगा। Designate institutions as repositories for different categories of biological resources। जैविक संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए
संसाधनों को रिपोजिटरी के रूप में भी नामित करें। The Act stipulates all offences under it as cognizable and non-cognizable या non-bailable। अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती के रूप में निर्धारित करता है। Any grievances related to the determination of benefit sharing order of the National Biodiversity Authority or a state biodiversity board under this act shall be taken to the National Green Tribunal NGT। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के लाभ बंटवारे या आदेश के निर्धारण से संबंधित किसी भी शिकायत को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले जाया जाएगा। Then the other laws that NGT deals with includes NGT अन्य कानूनों से संबंधित है और उसमें क्या शामिल है। इसके अंतर्गत नंबर 1 द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल of Pollution Act 1974, number 2 the Water Prevention and Control Cases Act 1977, number 3 the Forest Conservation Act 1980, number 4 the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, and number 5 the Environment Protection Act 1986, and number 6 the Public Liability Insurance Act 1991। एनजीटी जिन कानूनों से संबंधित है उसमें कुछ कानून जो सम्मिलित है उसके बारे में बताती है, जिसमें पहला जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, दूसरा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पांचवा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1951। ये जो कानून है वो भी इसमें सम्मिलित किए। अब बात आती है एग्जेम्पशंस फ्रॉम द एक्ट। इस अधिनियम में या इस एक्ट में छूट क्या है उसके बारे में एक्ट बताता है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम द एक्ट excludes Indian biological resources that are normally traded as commodities. Such exemptions holds only so far the biological resources are used as commodities and for no other purpose.
इस अधिनियम में जो छूट दी गई है उसके बारे में बताता है कि इस अधिनियम में भारतीय जैविक संसाधनों को शामिल नहीं किया गया, जिसका आमतौर पर वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जाता है। इस तरह की छूट केवल तब मान्य है जब जैविक संसाधनों का उपयोग वस्तुओं के रूप में किया जाता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। The act also excludes traditional use of Indian biological resources and associated knowledge, and when they are used in collaborative research projects between India and foreign institutions with the approval of the central government. अधिनियम में भारतीय जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के पारंपरिक उपयोगों को शामिल नहीं किया गया और जब उनका उपयोग केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय और विदेशी संसाधनों के बीच सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। यूजेज बाय कल्टीवेटर्स एंड ब्रीड्स, फॉर एग्जांपल फार्मर्स, लाइवस्टॉक कीपर्स एंड beekeepers and traditional healers, for example vets and hakim, are also exempted. काश्तकारों और नस्लों द्वारा उपयोग जैसे किसानों, पशुपालकों और मधुमक्खी पालकों और पारंपरिक चिकित्सकों जैसे वैद्य और हकीमों को भी छूट दी गई। ये इसमें छूट में प्रोविजंस एक्ट में डाले गए। द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBD क्या कहती है? The National Biodiversity Authority NBD was established in 2003 by the central government to implement India's Biological Diversity Act 2002। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो NBA है वो 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट की स्थापना की गई थी। It is statutory body that performs facilitative, regulatory and advisory functions for the government of India on the issue of conservation and sustainable use of biological resources। यह एक सांविधिक निकाय है जो जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक नियामक और सलाहकार कार्य करता है। The NBA has
The NBA has its headquarters in Chennai, Tamil Nadu, India. NBA का मुख्यालय चेन्नई में और तमिलनाडु में, भारत के अंदर। The structure of NBA, NBA का ढांचा क्या है, उसके अंदर क्या आता है? द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कंसिस्ट of the following members to be appointed by the central government, namely a chairperson. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जो सदस्य होते हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है। 3 ex officio members, 3 पदेन सदस्य होते हैं। 1 representing the ministry dealing with tribal affairs, एक जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। And 2 representing the ministry dealing with the environment and forests, 2 पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। Seven ex officio member to represent respectively the ministries of the central government dealing with agriculture, research and education, biotechnology, ocean development, agriculture and corporations, and last one is Indian systems of medicines and homeopathy, and another one is science and technology. उसके अलावा 7 पदेन सदस्य जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इनसे निपटते हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, कृषि और सहकारिता, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, और लास्ट वन इज विज्ञान और तकनीकी। इसके अलावा 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड from amongst specialists and scientists having special knowledge and experience in the required matter. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के अंतर्गत आवश्यक मामलों में विशेष
ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए या जाएगी। ये इसमें जिनकी नियुक्ति की जाती है उसके बारे में, अथॉरिटीज के बारे में बताया गया है। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ एनबीए। एनबीए के कार्य क्या है? The functions of NBA is creating an enabling environment as appropriate to promote conservation and sustainable use of biodiversity. Advising the central government, regulating activities and issuing guidelines for access to biological resources and for fair and equitable benefit sharing in accordance with the Biological Diversity Act 2002. Taking necessary measures to oppose the grant of intellectual property rights in any country outside India on any biological resource obtained from India or knowledge associated with such biological resources derived from Indian illegally. Then advising the state government in the selection of areas of biodiversity importance to be notified as heritage sites and suggest measures for their management. These are the functions of the NBA. एनबीए के कार्य में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार केंद्र सरकार को सलाह देना, गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए और उचित और समान लाभ साझा करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन या भारत से अवैध रूप से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना। विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकार को सलाह देना और उनके प्रबंधन के लिए कोई भी उपाय बताना, ये एनबीए के कार्य। These are the functions of एनबीए। अब बात आती है द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, SBBs। The state biodiversity boards
are established by state government in the accordance with section 22 of this act. राज्य जैव विविधता बोर्ड SBB स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं. And what is the structure of this board? The state biodiversity board consists the following members. Like number 1, a chairperson. Number 2, not more than 5 ex officio members to the represent the concerned department of the state government. And not more than 5 members from amongst experts in matters relating to conservation of biodiversity, biological diversity. Sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources. And all members of the SBB, State Biodiversity Board, are appointed by the representative state government. SBB अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें राज्य जैव विविधता बोर्ड में कुछ सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक राज्य सरकार से संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 से अधिक पदेन सदस्य नहीं होने चाहिए. 5 तक होने चाहिए, 5 से अधिक नहीं चाहिए. जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामले में विशेषज्ञों में से 5 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए. SBB के सभी सदस्य राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए. ये थे इनके स्ट्रक्चर. अब बात आती है SBB जो है स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड. इसका कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ स्टेट बायोडायवर्सिटी या बायोलॉजिकल बोर्ड्स. अब बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, इसके कार्य क्या है? SBB के कार्य क्या है? इनका कार्य है functions of SBBs. Number 1, advise the state government subject to any guidelines issued by the central government on matters relating to the conservation, sustainable use or sharing equitable benefits
and regulate by granting approvals or otherwise requests for commercial utilizations or biosurvey and bioutilization of any biological resource by people. एसपीपी के कार्यों में या एसपीपी के कार्यों के अंतर्गत संरक्षण, सतत उपयोग या समान लाभों को साझा करने से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के अधीन राज्य सरकार से सलाह लेगा या राज्य सरकार को सलाह देगा। लोगों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्य उपयोग या जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध देकर विनियमित करने का उसका कार्य। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट देखा जाए तो point to noted by there are no state biodiversity board constituted for union territories. संघ शासित प्रदेशों के लिए कोई राज्य जैव विविधता बोर्ड गठित नहीं करेगा। It's a main point we noted. क्या? There are no state biodiversity board constituted for union territories. यानी कि संघ शासित प्रदेशों के लिए कोई राज्य जैव विविधता बोर्ड गठित नहीं करेगा। The National Biodiversity Authority exercises the powers and performs the functions of a state biodiversity board for the UTS. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कार्य करता है। अब बात आती है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसके बारे में अपन कल वाली क्लास में चर्चा करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। ठीक है? एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज प्लीज आस्क। टाइम हो गया आज का, बस आज इतना ही।